मेरा नाम रिया है। मैं एक दिन स्कूल से आ रही थी, तभी मोहल्ले के कुछ लड़के मेरा पीछा करने लगे और मैं डर गई। मैं चुपचाप सीधे सीधे घर आने लगी, लेकिन तभी पिताजी ने देख लिया। उन्होंने वहाँ तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और बुरा भला कहने लगे। माँ ये सब देखकर डर गई और वो जल्दी से भागकर मेरे पास आई और पिताजी से कहने लगी कि क्या हुआ, इसे क्यों मार रहे हो। तो पिताजी ने कहा, मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत है और तुम्हारी ये लड़की मेरी इज्जत उछाल रही है, मुझे बदनाम करना चाहती है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। माँ ने जैसे तैसे करके मुझे बचा लिया और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ था। मैंने माँ को सारी बात बताई तो माँ ने मुझे गले लगा लिया। वो जानती थी कि पिताजी कैसे हैं और उन्हें पता था कि मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा बचपन बहुत बुरा था और जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी और की जिंदगी थी। वो सब एक बहुत बुरे सपने जैसा था। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता था। हमारा घर छोटा लेकिन सजा हुआ था। आंगन में तुलसी का पौधा था। दीवारों पर पिताजी की मुस्कुराती तस्वीरें लगी थी और मोहल्ले वाले कहते थे कि विजय जी कितने अच्छे इंसान हैं। मेरे पिताजी का नाम विजय था। सब कहते थे विजय जी कितने समझदार और जिम्मेदार पिता हैं। मैं ये सब सुनती थी और चुप रहती थी, क्योंकि जो सच मैंने देखा था वो इन बातों से बिल्कुल अलग था। मैं 15 साल की थी और मेरी दुनिया मेरे माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। मेरी माँ का नाम अंजलि था। माँ ज्यादा बोलने वाली औरत नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। पहले वो हंसती थी, गुनगुनाती थी, घर में हल्की सी खुशबू रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे की रौनक खत्म होने लगी थी। मैंने कई बार देखा कि वो रात को चुपचाप बैठी रहती थी, जैसे किसी डर में जी रही हो। पिताजी अक्सर देर रात तक घर लौटते थे और उनके कपड़ों से अजीब सी गंध आती थी। माँ कुछ पूछती थी तो पिताजी बहुत गुस्सा करते थे और माँ की हर बात का उल्टा जवाब देते थे। वो झुंझला जाते थे, कभी ऊंची आवाज में बोलते थे, कभी चीजें पटक देते थे। मैं अपने कमरे में सिमट जाती थी और सोचती थी कि शायद हर घर में ऐसा ही होता होगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं है। कुछ महीनों से एक नई बात शुरू हुई थी। हर रात पिताजी मुझे दूध के साथ एक गोली देते थे। वो कहते थे कि मैं इसको खाने से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी और पढ़ाई में भी अच्छी हो जाऊंगी। मैं ज्यादा सोचती हूँ, इसलिए मुझे गहरी नींद की जरूरत है। शुरू में मुझे लगा वो मेरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया कि ये गोली खाने के बाद भी जब मैं सुबह में सोकर उठती थी तो फ्रेश फील करने की जगह खुद को बहुत थकी थकी महसूस करती थी। मेरे सर में बहुत तेज दर्द होता था और मुझसे ठीक से उठकर बैठा भी नहीं जाता था। माँ ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती थी और मैं सोकर उठकर माँ को आवाज देती थी, माँ माँ, तो वो घबराकर मेरे पास भागी चली आती थी। और जब मैं माँ को बताती थी कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे और वो मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाने लगती थी और मुझसे कहती थी, मेरी बच्ची तुम परेशान मत हो सकता है तुम्हारी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन हर बात पिताजी जब वो गोली मुझे देते थे तो माँ का चेहरा उतर जाता था। उनकी आंखों में घबराहट आ जाती थी। मुझे देखती थी जैसे कहना चाहती हो कि मत खाओ, लेकिन शब्द उनके गले में अटक जाते थे। मैं मासूम थी, पर इतनी भी नहीं कि सब समझ न सकूं। मुझे लगने लगा कि ये गोली सिर्फ नींद के लिए नहीं है, कुछ और बात है। कई बार मैं सुबह उठती तो माँ की आंखें सूजी हुई मिलती, उनका चेहरा पीला पड़ जाता था और वो मुझसे नजरें चुरा लेती थी। जब मैं पूछती कि आप रोई थी क्या, तो वो मुस्कुराकर कहती कि नहीं, बस नींद नहीं आई थी। लेकिन उनकी मुस्कान में सच्चाई नहीं होती थी। एक शाम में पढ़ाई कर रही थी और माँ मेरे पास आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बहुत देर तक चुप बैठी रही। फिर अचानक उन्होंने कहा, क्रिया, अगर कभी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो डरना मत, सच से मत भागना। उनकी बात ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, तो उन्होंने बस इतना कहा कि हर इंसान को एक दिन अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। उस दिन उनकी आवाज़ अलग थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले के करीब हो। उस रात जब पिताजी ने मुझे हमेशा की तरह गोली दी तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में साफ डर था। पिताजी कमरे से बाहर गए
तो माँ जल्दी से अंदर आई और मेरे पास बैठ गई। उन्होंने धीमे से कहा कि आज ये गोली मत खाना, जो भी हो जागते रहना, आज तुम्हें सब समझ आएगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं डर गई थी, लेकिन माँ की हालत देखकर मैंने सर हिला दिया। पिताजी पानी लेने गए तो मैंने गोली मुंह में रख ली, लेकिन निगली नहीं। जैसे ही वो बाहर गए, मैंने उसे निकालकर अपने तकिए के नीचे दबा दिया। फिर पानी पिया और ऐसे लेट गई जैसे गहरी नींद आने वाली हो। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद दूर दूर तक नहीं थी। मेरा पूरा शरीर तनाव में था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने जरा सी भी हरकत की तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। पिताजी अंदर आए। उन्होंने मेरे चेहरे को गौर से देखा। शायद उन्हें यकीन हो गया कि दवा असर कर चुकी है। वो कुछ पल खड़े रहे, फिर बाहर चले गए। मैंने सांस रोके रखी जब तक उनके कदमों की आहट दूर नहीं हो गई। कुछ देर बाद घर के बाहर से धीमी हंसी की आवाज़ आई। मैंने धीरे से उठकर दरवाजे की दरार से झाँका। पिताजी मुख्य दरवाजे पर खड़े थे और दो अजनबी औरतें अंदर आ रही थी। वो जोर जोर से हंस रही थी और बेझिझक घर में कदम रख रही थी। उनकी चाल और उनकी बातें साफ बता रही थी कि वो किस मकसद से आई हैं। मेरा सर घूमने लगा। मुझे पहली बार समझ आया कि माँ क्यों डरती थी और मुझे हर रात की सुलाया जाता था। मैं वहीं जमी रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। तभी माँ अपने कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन इस बार उनकी चाल में डर से ज़्यादा हिम्मत थी। उन्होंने पिताजी के सामने खड़े होकर कहा कि बस अब बहुत हो गया, ये सब बंद करो। घर में बेटी है और तुम ये सब कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी मोहल्ले में कोई इज्जत है? अगर लोगों को तुम्हारे बारे में पता चला तो क्या होगा? और मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं चीख चीख कर सबको बता दूंगी कि तुम कैसे ये गलत काम करते हो, और तुम्हारी रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में लिखवा दूंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो अब चुप नहीं रहेंगी, वो सबको सच बता देंगी। उनकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। पिताजी पहले तो उन्हें चुप कराने लगे, फिर उनका चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने उन औरतों को जाने को कहा। दरवाज़ा बंद हुआ और घर में भारी सन्नाटा फैल गया। अब सिर्फ माँ और पिताजी आमने सामने थे। पिताजी गुस्से में माँ की तरफ आए और उन्हें बुरी तरह पीटने लगे। मैं अपने कमरे में काँप रही थी। मेरा मन कर रहा था कि बाहर जाऊं और माँ का हाथ पकड़ लूं, लेकिन मेरे पैरों में जैसे जान नहीं थी। मैं डर से पत्थर बन गई थी। बाहर उनकी आवाज़ें तेज होती जा रही थी। माँ कह रही थी कि ये गलत है और अब वो ये सब सहन नहीं करेंगी। पिताजी चिल्ला रहे थे कि चुप रहो वरना अच्छा नहीं होगा, और माँ को पीटते जा रहे थे। हार कर माँ ने उनसे अपने जान की भीख मांगी और कहा कि मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे मेरे बच्चे के लिए जिंदा छोड़ दो। लेकिन पिताजी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने माँ की एक बात नहीं सुनी और उन्हें इतनी तेज पीछे धक्का दिया कि उनका सर दीवार में जाकर लगा। उनके सर से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर गई। खून पूरे जमीन पर फैल चुका था। पिताजी ये सब कुछ देखकर डर गए। उन्हें लगा कि माँ शायद नाटक कर रही हैं, लेकिन जब उन्होंने माँ को हिलाया और कहा कि उठ जाओ, ये नाटक करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम नाटक कर रही हो, तुम ठीक हो। पिताजी के बहुत बार कहने के बाद भी माँ नहीं उठी। फिर पिताजी ने माँ का हाथ पकड़कर देखा और नस चेक की, लेकिन माँ की सांस अब टूट चुकी थी और माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उनके जुल्म से अब माँ आज़ाद हो चुकी थी। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई हैं। उस रात जैसे हवा भी ठहर गई थी और पिताजी की आवाज़ें अब साफ सुनाई दे रही थी। वो घबरा गए थे और ज़मीन पर बैठकर अपने माथे को अपने हाथ से पकड़कर अफसोस कर रहे थे। उन्होंने अपने गुस्से में आकर मेरी माँ की जान ले ली थी और अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने गुस्से में कितनी बड़ी गलती कर दी है। और ये सिर्फ गलती नहीं, ये एक बहुत बड़ा गुनाह था। उन्होंने मेरी माँ की जान ली थी, लेकिन अभी उनकी आवाज़ में डर नहीं था, बल्कि पहली बार एक अजीब सा साहस था। फिर थोड़ी देर बाद वो उठे और उन्होंने माँ को सीधा किया और दीवार से खून की छींटें साफ करने लगे और ज़मीन से भी खून साफ करने लगे और वहाँ का माहौल बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। मैं कमरे के अंदर खड़ी काँप रही थी और मैं अंदर कमरे में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उस वक्त मुझे अपने पिता से नफरत हो गई थी, लेकिन और मैं अपनी माँ के पास बाहर भागकर जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं जाकर अपनी माँ के गले लग जाऊं
और उनसे कहूँ, उठ जाओ माँ, उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर मेरे पैरों में जान नहीं थी। मैं बस दरवाजे की ओर से देख रही थी। माँ ज़मीन पर पड़ी थी, उनकी आंखें आधी खुली हुई थी और सांस बहुत हल्की हो चुकी थी कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है। मेरे अंदर चीख उठी पर आवाज़ गले में अटक गई। मैं बहुत रो रही थी और उसी पल मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस जगह माँ गिरी थी, उस जगह की साफ सफाई करने के बाद पिताजी अपने कमरे में जाकर लेट गए और मैं भी डरकर अपने बिस्तर पर लेट गई, जैसे गहरी नींद में हूँ। मगर मैं बस रोती चली जा रही थी। मेरे आंसुओं से तकिया भी गीला हो गया था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे डर था उसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही होगी। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरी तरफ झुककर देखा, शायद ये जांचने के लिए कि मैं सो रही हूँ या नहीं। मैंने अपनी सांसें धीमी कर ली और आंखें बंद रखी। वो कुछ पल खड़े रहे, फिर बाहर चले गए। मुझे लग रहा था अगर पिताजी को पता चला कि मैंने सब कुछ देखा है तो वो मुझे भी मार देंगे। रात बहुत लंबी थी, हर मिनट एक साल जैसा लग रहा था। सुबह होने से पहले ही पिताजी ने घर में हलचल शुरू कर दी। उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई कि अंजलि उठो, क्या हुआ? और फिर अचानक चीखने लगे कि ये क्या हो गया। उनकी आवाज में बनावटी घबराहट थी। कुछ ही देर में पड़ोसी इकट्ठा हो गए। पिताजी सबको बता रहे थे कि माँ आधी रात को पानी पीने उठी थी, उनका पैर फिसल गया और गिरने से उनकी मौत हो गई। लोग अफसोस जता रहे थे। कोई कह रहा था कितनी दुखद बात है, कोई कह रहा था कि ये तो हादसा है। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। मेरे कानों में रात की सच्चाई गूंज रही थी। मगर मेरे पिताजी इतने बड़े ड्रामेबाज थे कि वो सबके सामने बैठे हुए ड्रामा कर रहे थे, जैसे उनकी पत्नी जाने का उन्हें बहुत दुख हो। मगर सच तो सिर्फ मैं जानती थी। मैं एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी और बस रो रही थी और सामने झूठ का नाटक चल रहा था। फिर मैं उठकर माँ के पास गई। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में अधूरा संघर्ष था। मैं उनके पास बैठ गई और चुपचाप उन्हें देखने लगी और उनका हाथ पकड़ लिया। वो ठंडा हो चुका था और मैं पूरी रात इतना रोई थी कि अब मेरे आंसू सूख चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना तो चाहती थी, लेकिन मैं रो नहीं पा रही थी। मेरे अंदर कुछ पत्थर सा हो गया था। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरी दुनिया बदल चुकी है और जो आदमी सबके सामने रो रहा है, उसकी वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। वही इस सच्चाई का कारण है। उस पल मेरे अंदर डर के साथ एक और भावना जन्मी थी। वो थी सच्चाई को न भूलने की कसम। उसी दिन से मेरा बचपन खत्म हो गया था। माँ की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि घर का माहौल बदलने लगा था। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। पिताजी अब पहले से भी ज्यादा शांत रहने लगे थे। उनकी आवाज में बनावटी नरमी आ गई थी। वो लोगों के सामने दुखी पति का नाटक करते थे और जब भी कोई पड़ोसी घर पर आता तो वो लंबी सांस लेकर कहते कि किस्मत को यही मंजूर था। कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या हुआ था और मैं भी चुप थी, क्योंकि मेरे पास ना सबूत था ना सहारा। मैं सिर्फ 15 साल की लड़की थी जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। मुझे पिताजी से नफरत हो गई थी और मुझे उनके साय से भी डर लगता था। वो जब मेरे पास आते थे, मुझे प्यार करते थे, तो मैं डरकर सहम जाती थी। दिन गुजरने लगे, लेकिन हर रात मुझे वही आवाज़ सुनाई देती, माँ की चीख, दीवार से टकराने की आवाज़ और फिर वो खामोशी जो हमेशा के लिए मेरे अंदर बस गई थी। पिताजी अब मुझे पहले से ज़्यादा ध्यान से देखने लगे थे, जैसे वो समझना चाहते हो कि मैं कितना जानती हूँ। कभी कभी वो अचानक पूछते कि उस रात तुमने कुछ सुना तो नहीं, और मैं सर हिलाकर कह देती कि नहीं, मैं तो सो रही थी। वो कुछ देर तक मेरी आंखों में झांकते, फिर हल्की सी मुस्कान देकर चले जाते। वो मुस्कान मुझे डरा देती थी। उसमें अपनापन नहीं बल्कि शक और योजना छिपी होती थी। कुछ ही हफ्तों बाद घर में एक नई बात हुई। हमारे पड़ोस की एक चाची घर आई। वो शायद पिताजी की दूसरी रिश्तेदार थी, जो पिताजी को दूसरी शादी करने की सलाह दे रही थी। वो उनसे कह रही थी कि उन्हीं की जानने वाली एक औरत है, उनका नाम अदिति है, और 6 महीने पहले उनके पति और बच्चों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जब से वो अपने भाई के साथ रहती है, लेकिन उनकी भाभी का स्वभाव उनके साथ बहुत बुरा है। वो उन्हें बहुत परेशान रखती है और दिनों रात ताने देती रहती है। और तुम्हारी भी पत्नी का देहांत हो गया है। तुम्हारी बच्ची अकेली है, अगर तुम चाहो तो उनसे शादी करके अपने घर ला सकते हो। इस तरह से तुम्हें भी एक सहारा मिल जाएगा और तुम्हारी बच्ची को भी।
वो तुम्हारी बच्ची का बहुत ख्याल रखेगी। पिताजी ने उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया और कुछ दिन बाद ही पिताजी ने उनसे शादी कर ली। अब वो हमारे घर में आकर हमारे साथ रहती थी। वो मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो मुझसे धीरे से बात करती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी और कई बार मेरे सर पर हाथ फेर देती थी, जैसे सच में मेरा दर्द समझ रही हो। मुझे समझ नहीं आता था कि वो सच में अच्छी हैं या पिताजी की किसी नई योजना का हिस्सा। एक शाम मैंने देखा कि पिताजी और वो कमरे में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। मैं पानी लेने गई तो उनकी बातें सुनाई दी। पिताजी कह रहे थे कि अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, लड़की बड़ी हो रही है और जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। और उनकी आवाज कांप रही थी। वो कह रही थी कि ये गलत है, वो बच्ची है। लेकिन पिताजी ने कड़क आवाज में कहा कि तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मेरे हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक रही है। काम से उनका क्या मतलब था? मेरे बारे में क्या फैसला लिया जा रहा था? उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले कुछ ही दिनों में पिताजी का व्यवहार और अजीब हो गया। वो मुझे अच्छे कपड़े दिलाने लगे, अचानक मिठाई लाते और कहते कि मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, उसे अच्छा घर मिलना चाहिए। मैं समझ गई थी कि ये सब किसी और तैयारी का हिस्सा है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि शहर में एक परिवार है जो मुझे अपने यहाँ काम करने के लिए रखना चाहता है। वहाँ मुझे पढ़ाई का भी मौका मिलेगा। उनकी आवाज़ में मिठास थी, लेकिन आंखों में लालच छिपा था। मैंने धीमे से पूछा कि क्या मुझे आपसे दूर जाना होगा? तो उन्होंने कहा कि बेटियां तो एक दिन घर छोड़ती ही हैं और ये तो तुम्हारे भले के लिए है। उस रात वो मेरे कमरे में आई। वो बहुत देर तक चुप बैठी रही, फिर धीरे से बोली कि रिया, अगर तुम्हें मौका मिले तो यहाँ से चली जाना। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर घर सुरक्षित नहीं होता। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे पहली बार लगा कि वो भी किसी मजबूरी में हैं। मैंने उनसे पूछा कि पिताजी मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं, तो उन्होंने नजरें झुका ली और बोली कि जहाँ लड़कियां वापस नहीं आती। मेरे अंदर डर की एक नई लहर दौड़ गई। अब मुझे साफ समझ आने लगा था कि माँ क्यों कहती थी कि सच से मत भागना। पिताजी सिर्फ झूठ बोलने वाले आदमी नहीं थे, बल्कि वो मेरे भविष्य के साथ सौदा करने को तैयार थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पिता नहीं, जैसे कोई कसाई हो। मैं उनकी अपनी सगी बेटी थी और वो मेरा ही सौदा करना चाहते थे। कोई इंसान पैसे के पीछे कितना पागल हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से पिताजी का बिजनेस में काफी लॉस हो चुका था और उनके गलत कामों की वजह से उनके पैसे खत्म हो रहे थे। इसलिए उन्होंने पैसे पाने के लिए मेरा सौदा करना सही समझा। और जिस तरह से अदिति माँ ने मुझे जाकर सब कुछ बताया, क्या वो सही है? मैं पूरी रात जागती रही और सोचती रही कि क्या करूं, किस पर भरोसा करूं और कैसे खुद को बचाऊं। घर की दीवारें मुझे कैद खाना लगने लगी थी। हर कदम पर निगाहें थी, हर शब्द में खतरा था और मैं अकेली थी। लेकिन इस बार मैं चुप रहकर सब सहने वाली नहीं। उस दिन घर में अजीब सी तैयारी थी। पिताजी सुबह से ही इधर उधर फोन कर रहे थे। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं और मुझे अच्छे से तैयार रहना है। उन्होंने अलमारी से माँ की पुरानी साड़ी निकालकर मेरे हाथ में दी और कहा कि इसे पहन लेना, आज तुम्हारे लिए अच्छा दिन है। उनके शब्द सुनकर मेरे अंदर से हिरन दौड़ गई। मुझे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का फैसला होने वाला है। और मेरी सौतेली माँ पूरे दिन चुप रही। उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो रात भर रोती रही हो। जब मैं तैयार होकर आई तो उन्होंने मुझे देखा और उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाई कि अगर मौका मिले तो भाग जाना। मैं उन्हें देखती रह गई। मेरे गले में शब्द अटक गए। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। पिताजी तेजी से बाहर गए और दो आदमी अंदर आए। उनकी उम्र पिताजी से ज्यादा थी। उनकी निगाहें मुझे ऊपर से नीचे तक परख रही थी, जैसे मैं कोई सामान हूँ। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई। वो लोग बैठकर धीमी आवाज में बातें करने लगे। पिताजी बार बार हंस रहे थे और कह रहे थे कि लड़की सीधी है, ज्यादा सवाल नहीं करती, घर का काम जानती है और देखने में भी अच्छी है। उनमें से एक आदमी ने कहा कि कीमत ज्यादा है। पिताजी ने जवाब दिया कि ऐसी लड़की हर जगह नहीं मिलती। उनकी बातें मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। अब कोई शक बाकी नहीं था। ये शादी की बात नहीं थी, ये सौदा था।
और मैं उस सौदे की चीज थी और मेरी सौतेली माँ किचन में खड़ी सब सुन रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। अचानक उन्होंने हिम्मत जुटाई और कमरे में आकर बोली कि ये गलत है, वो बच्ची है, उसे पढ़ने दो, उसे जीने दो। पिताजी का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने गुस्से से उनकी तरफ देखा और एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर मारा और कहा कि जितना तुम्हें कहा गया है उतना करो, वरना तुम्हें भी यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम तो मेरे किसी काम आ ही नहीं सकी, ना ही तुमसे मेरे 2 पैसों की मदद हुई। कम से कम अब मैं इस लड़की को भेजकर इतना पैसा कमा लूँगा कि पूरी ज़िंदगी बैठकर सुकून से गुजारूँगा। उन्होंने इतना कहा और फिर बाहर जाकर उन लोगों के पास बैठ गए। वो चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में डर से ज़्यादा फैसला था। मेहमानों ने कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे और बाकी रकम बाद में दे देंगे। पिताजी ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहा कि जाओ अपना सामान बांध लो, अब तुम नए घर जाओगी। मेरी टांगें कांपने लगी, लेकिन उसी पल मुझे माँ की बात याद आई, सच से मत भागना और अपने लिए खड़ा होना। मैं कमरे में गई तो मेरी सौतेली माँ मेरे पीछे पीछे आई। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से एक छोटा सा डब्बा निकाला। उस डब्बे में उनके गहने थे जो उनके अपने थे और वो उनके पहले पति ने उन्हें बनवा कर दिए थे, और वो उन्होंने अपने पास बहुत संभाल कर रखे थे। और इन गहनों के बारे में उन्होंने आज तक पिताजी को भी नहीं बताया था। उन्होंने वो गहने मुझे दिए और बोली, लो और यहाँ से भाग जाओ, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो काम आएंगे। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि आज रात भाग जाओ, मैं पीछे से दरवाज़ा खोल दूंगी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा बाहर तक सुनाई दे रही होगी। मैंने उनकी बात सुनी और पहली बार उन्हें माँ कहते हुए अपने गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और वो भी रोने लगी। वो मुझसे बोली कि जब से उनके अपने बच्चों का देहांत हुआ है, वो मुझ में ही अपने बच्चे देखती हैं और मुझे अपनी बेटी मानती हैं और कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने जल्दी से कुछ कपड़े एक बैग में डाले और इंतज़ार करने लगी। बाहर पिताजी उन आदमियों के साथ हंस रहे थे। शायद उन्हें यकीन था कि सब कुछ उनके हिसाब से होगा। जैसे ही रात थोड़ी गहरी हुई, मेरी सौतेली माँ ने आकर धीरे से मुझसे कहा कि रिया, मेरी बात सुनो और जल्दी करो। मैंने पिछला दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ दिया है, अभी निकल जाओ वरना देर हो जाएगी। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भी ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकूंगी, लेकिन पहले तुम्हें बचना होगा। मैं बिना पीछे देखे अंधेरे में भागी। मेरे पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं थी। रास्ता सुनसान था, लेकिन डर से ज़्यादा मेरे अंदर जिंदा रहने की इच्छा थी। मैं दौड़ती रही जब तक घर की रोशनी नजर आना बंद नहीं हुई। उस रात मैंने ठान लिया था कि अब मैं शिकार नहीं बनूंगी। अब मैं भागने वाली लड़की नहीं, बल्कि सच के लिए लड़ने वाली बनूंगी। पीछे घर में शायद हंगामा मच गया होगा। शायद पिताजी को पता चल गया होगा कि उनका सौदा टूट गया है। लेकिन उस पल मैं आज़ाद हवा में सांस ले रही थी और पहली बार मुझे लगा कि मैं डर से बड़ी हूँ। उस रात जब मैं अंधेरे में भाग रही थी तो मेरे हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था और दिल में डर और हिम्मत दोनों साथ साथ थे। सौतेली माँ ने जो गहने मुझे दिए थे वो मेरे दुपट्टे में बंधे हुए थे और हर कदम पर मुझे मेरी माँ की याद दिला रहे थे। सड़क सुनसान थी, हवा ठंडी थी और मेरे पैरों में दर्द होने लगा था, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। मुझे पता था अगर मैं रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। मैं दौड़ते दौड़ते बस अड्डे तक पहुंची। वहां कुछ लोग बैठे थे और एक पुरानी बस खड़ी थी जो सुबह शहर की तरफ जाने वाली थी। मैंने एक कोने में बैठकर खुद को संभाला। पूरी रात में जागती रही। हर आवाज पर मुझे लगता था कि पिताजी मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। सुबह होते ही मैं बस में बैठ गई। रास्ते भर मेरी आंखों के सामने वही रात घूमती रही जब माँ ने मुझे सच से न भागने को कहा था। और फिर उनकी आखिरी चीख मुझे समझ आ रहा था कि अगर मैं आज बच गई तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि माँ के लिए भी जीना होगा। शहर पहुंचकर मैंने सबसे पहले एक छोटे से गहनों की दुकान पर जाकर सौतेली माँ के दिए हुए 2 कंगन बेचे। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत थी। दुकानदार ने कम कीमत दी, पर मैंने बहस नहीं की क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। उन पैसों से मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया जहाँ कोई मुझे पहचानता नहीं था। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। मैं अकेली थी अनजान शहर में, बिना किसी सहारे के। लेकिन डर अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। मुझे समझ आ चुका था कि अगर मैंने चुप्पी साध ली तो पिताजी जैसे लोग और मजबूत हो जाएंगे।
मैंने पास के एक कॉलेज में एडमिशन लिया क्योंकि मेरा 12th कंप्लीट हो चुका था और मुझे अब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी थी और साथ ही साथ यूपीएससी का एग्ज़ाम भी देना था। ये दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भरे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कोशिश करती रही और अब मैंने एक जॉब करना भी शुरू कर दिया था। सुबह मैं कॉलेज जाती थी, दोपहर में जॉब पर और शाम को लाइब्रेरी में पढ़ने। मैंने अपने दिनों रात बस इसी पढ़ाई में लगा दिए थे। मैं चाहती थी कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ और कुछ बन जाऊँ। कभी-कभी तो मुझे इतनी परेशानी होती थी, मैं थक जाती थी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं खाना खा लूँ और कभी-कभी तो मैं भूखी सो जाती थी। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। मैं अब कुशल में रहने लगी थी और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई पर रहता था। वैसे तो वहाँ सब ठीक था, लेकिन उस हॉस्टल की कुछ लड़कियाँ मुझे बहुत परेशान करती थी। मैं वैसे ही परेशान रहती थी और उन लड़कियों के और परेशान करने से मैं ठीक से पढ़ नहीं पाती थी। एक दिन मैंने उन लड़कियों से साफ कहा कि अगर तुम लोगों ने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारी शिकायत हॉस्टल की हेड से कर दूंगी। तो उन लड़कियों ने उस दिन के बाद से मुझे परेशान नहीं किया और मैंने फैसला किया कि अब किसी से डर कर नहीं रहूंगी और अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अपने गांव वापस जाऊंगी, लेकिन डर कर नहीं बल्कि हिम्मत करके। और अब मेरे यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था। मैं बहुत घबरा रही थी, लेकिन मुझे मेरी माँ की कही हुई बात याद आ रही थी कि बेटा कभी भी डरना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना। मैं अपने एग्ज़ाम देकर आई और कुछ दिनों बाद मेरा रिजल्ट आया। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई थी और मैं आईपीएस बन गई। एक शाम में मार्केट में कुछ सब्जियां लेने गई, तभी मुझे मेरे गांव की एक मौसी दिखाई दी। मैंने उन्हें पहचान लिया और मैं उनके पास गई। मैंने उनसे कहा, मौसी मैं रिया हूँ, अंजलि की बेटी। शायद उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, लेकिन वो मेरी माँ को बहुत अच्छे से जानती थी और मेरी माँ की उनसे बहुत अच्छी जान पहचान थी। वो मेरी माँ की दोस्त जैसी थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अंजलि की बेटी हूँ, तो उन्होंने मुझे शायद थोड़ा सा पहचाना और उन्होंने मुझे बताया घर के बारे में कि अब हमारे घर की हालत बहुत बुरी है और पूरे गांव में पिताजी की इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। सबको पता चल गया था कि पिताजी कैसे गलत काम करते हैं। एक रात जब उन औरतों को घर ले जा रहे थे, तो गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और पिताजी को बहुत मारा। पिताजी की हालत अब बहुत बुरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो मेरी सौतेली माँ को बहुत परेशान करते हैं, उन्हें ताने देते हैं और उन्हें मारते पीटते हैं। उनकी ये बात सुनकर मुझे मेरी सौतेली माँ के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक वही थी जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची थी। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे पिताजी तो मुझे उस रात बेच देते और फिर पता नहीं वो लोग मेरा क्या करते। लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे अपने गहने दिए और मुझे उस घर से भागने में मदद की और मुझे हिम्मत दी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ और मैं अब उन्हें बचाऊंगी। मैं अपनी एक माँ को तो खो चुकी हूँ, लेकिन इन्हें नहीं खोना चाहती। फिर दूसरे दिन मैंने अपनी पूरी टीम के साथ गांव जाने का फैसला किया और मैं गांव गई। वहां जाकर मैं पिताजी के सामने खड़ी हो गई। वो मुझे देखकर पहले तो पहचान नहीं पाए, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उन्हीं की बेटी रिया हूँ, तो वो थोड़ा घबरा गए। वो हैरान हो गए थे मुझे यूनिफॉर्म में देखकर और वो सोच रहे थे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, मैं एक पुलिस ऑफिसर कैसे बन गई। लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मैंने पिताजी से कहा, मैं आपको गिरफ्तार करने आई हूँ। आपने अब तक बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन अब आप नहीं बचेंगे और जिस तरह आपने मेरी पहली माँ को मारा था, उसी तरह आप मेरी दूसरी माँ को भी मारना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी माँ को बचा लूंगी। जब उन्होंने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो वो घबरा गए, क्योंकि उन्हें आज तक नहीं पता था कि मैंने उस रात सब कुछ देखा था। उन्होंने किस तरह मेरी माँ को जान से मारा था। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उस रात गोली नहीं खाई थी, मैं जाग रही थी और मैं कमरे से खड़ी होकर दीवार की झीरी में से सब कुछ देखा था, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो डर गए। मैंने उन्हें गिरफ्तार किया और उनके ऊपर एक केस चलाया कि उन्होंने मेरी माँ को मारा है और जब मैं छोटी थी तो वो मेरा सौदा करना चाहते थे और इस चीज़ की गवाह मैं और मेरी सौतेली माँ थी। पिताजी को उनके बुरे कर्मों की सजा मिली और अपनी माँ से किया गया वादा पूरा किया और मैंने अपनी अदिति माँ को अपने साथ रखने का फैसला किया, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मैंने उन्हें अपने साथ अपने घर में रखा
और एक अच्छी जिंदगी थी जो वो डिजर्व करती थी। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस लड़की में यह कहानी फिर से शुरू होती है जो सच बोलने की हिम्मत करती है। लेकिन मेरे जीवन का वो अध्याय यही पूरा हुआ जहाँ अन्याय के सामने खड़ी एक बेटी ने अपनी माँ के लिए न्याय पाया और अपने लिए नई सुबह। अपने लिए नई सुबह का मतलब केवल ये नहीं है कि जिंदगी में एक नया दिन शुरू हो गया। इसका असली मतलब है कि इंसान अपने मन में एक नया फैसला कर ले। वो फैसला कि अब वो डर के साथ नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ जिएगा। इस कहानी में जो कुछ हुआ वो किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों की कहानी है जो चुप रहकर गलत सहते रहते हैं। इसलिए इसका मोरल भी बहुत गहरा है। सबसे पहली सीख ये है कि डर को आदत मत बनने दो। जब कोई इंसान रोज रोज डर में जीता है तो धीरे धीरे उसे वही सामान्य लगने लगता है। उसे लगता है कि शायद जिंदगी ऐसी ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डर भरी जिंदगी सामान्य नहीं होती। सुरक्षित और सम्मान वाली जिंदगी ही सामान्य होती है। अगर कोई बच्चा अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करे तो ये बहुत बड़ी बात है। इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख ये है कि सच से मुंह मत मोड़ो। कई बार हम सच जानते हैं लेकिन उसे मानना नहीं चाहते, क्योंकि सच मान लेने का मतलब होता है कुछ बदलना, और कुछ बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम सच को नहीं मानेंगे तो गलत कभी खत्म नहीं होगा। इस कहानी में लड़की ने पहले सब देखा, फिर समझा और आखिर में सच को स्वीकार किया, तभी वो आगे बढ़ सकी। तीसरी बड़ी सीख आत्मसम्मान की है। इंसान की इज्जत किसी भी रिश्ते से बड़ी होती है, चाहे सामने पिता हो, रिश्तेदार हो या कोई और। अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत ही है। रिश्ता गलत को सही नहीं बना सकता। ये समझ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग समाज के डर से चुप रह जाते हैं। उन्हें लगता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन समाज से ज़्यादा ज़रूरी अपनी सुरक्षा है। इस कहानी से ये भी समझ आता है कि मजबूत बनने का मतलब ये नहीं कि इंसान रोए नहीं या दुखी ना हो। मजबूत बनने का मतलब है कि वो गिरने के बाद फिर खड़ा हो जाए। लड़की टूटी भी थी, उसे दर्द हुआ था, लेकिन उसने अपने दर्द को ही अपनी ताकत बना लिया। ये बहुत बड़ी बात है। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। एक और बड़ी सीख ये है कि पढ़ाई और जागरूकता इंसान को रास्ता दिखाती है। अगर उसे पता ही नहीं होगा कि गलत के खिलाफ क्या करना है तो वो चुप रहेगा। इसलिए शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की समझ भी है। अगर बच्चों को बचपन से सही गलत की पहचान सिखाई जाए तो वो गलत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। मदद मांगना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अपनी परेशानी बताने से बदनामी होगी, लेकिन सच ये है कि चुप रहने से समस्या बढ़ती है। अगर लड़की अपनी बात कभी ना कहती तो शायद सच सामने ना आता। इसलिए भरोसेमंद लोगों से बात करना ज़रूरी है। इस कहानी में एक और बात साफ दिखाई देती है कि एक सही कदम पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। कभी कभी हमें बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है जो उस समय डरावना लगता है, लेकिन वही फैसला हमें बुरे हालात से बाहर निकालता है। अगर उस रात लड़की हिम्मत ना करती तो उसकी ज़िंदगी किसी और दिशा में चली जाती। अपने लिए नई सुबह का मतलब सिर्फ एक नया दिन शुरू होना नहीं होता, बल्कि ये मन के अंदर एक नई सोच का जन्म होता है। जब इंसान बहुत दर्द से गुजरता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो वो खुद को कमज़ोर मान ले और पूरी ज़िंदगी उसी दुख में जीता रहे, या फिर वो तय करे कि जो हुआ वो उसकी पहचान नहीं बनेगा बल्कि उसकी ताकत बनेगा। इस कहानी में लड़की ने दूसरा रास्ता चुना, और यही इस भाग का सबसे बड़ा संदेश है। कई बार जब किसी के साथ गलत होता है तो वो खुद को दोष देने लगता है। उसे लगता है शायद गलती उसकी थी, शायद वो कुछ और कर सकता था। लेकिन सच ये है कि गलत करने वाला ही दोषी होता है, पीड़ित कभी दोषी नहीं होता। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को दोष देता रहेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। नई सुबह की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने दिल से ये बोझ हटा देता है कि वो जिम्मेदार नहीं था। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि गुस्सा और नफरत दिल को और ज़्यादा भारी बना देते हैं। अगर लड़की चाहती तो वो बदले की आग में जल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सही रास्ता चुना, उसने न्याय का रास्ता अपनाया। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में भी सही राह चुनना ही असली हिम्मत है, क्योंकि गलत रास्ता कुछ समय के लिए सुकून दे सकता है, लेकिन आगे चलकर और बड़ी परेशानी देता है। नई सुबह का एक मतलब ये भी है कि इंसान अपने भविष्य को अतीत से अलग कर दे। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे ज़रूर बदला जा सकता है।
अगर वो लड़की हमेशा अपने दुख को याद करती रहती तो शायद पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती, शायद वो अपने सपने छोड़ देती। लेकिन उसने तय किया कि वो अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। इस कहानी से ये भी समझ आता है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। पढ़ाई केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये इंसान को समझ देती है कि उसके अधिकार क्या हैं। अगर उसे ये पता ना होता कि वो आज आवाज़ उठा सकती है, तो शायद वो चुप रह जाती। इसीलिए हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो खुद को कमज़ोर न समझे। परिवार और समाज की जिम्मेदारी भी इस भाग में साफ दिखाई देती है। अगर आसपास के लोग ध्यान दें, तो कई गलत बातें रोकी जा सकती हैं। हमें ये सोचकर चुप नहीं रहना चाहिए कि ये हमारा मामला नहीं है। अगर हम चुप रहते हैं तो गलत करने वालों का हौसला बढ़ता है, लेकिन अगर हम सच का साथ देते हैं तो पीड़ित को ताकत मिलती है। नई सुबह का मतलब माफ़ी भी हो सकता है, लेकिन माफ़ी का मतलब ये नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए। माफ़ी दिल को हल्का करने के लिए होती है, ताकि इंसान खुद अंदर से शांत रह सके। लेकिन न्याय की मांग करना भी ज़रूरी है। ये संतुलन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना न्याय के समाज में सुधार नहीं हो सकता। इस कहानी में लड़की ने एक और बड़ी बात सिखाई कि मदद मांगना कमजोरी नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि अपनी परेशानी बताना शर्म की बात है, लेकिन सच ये है कि चुप रहना ज़्यादा खतरनाक होता है। जब हम भरोसेमंद लोगों से बात करते हैं तो समस्या का हल निकल सकता है। इसलिए हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर रखना चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। नई सुबह का मतलब ये भी है कि इंसान अपने अंदर के डर को धीरे धीरे खत्म करे। डर एकदम से नहीं जाता, लेकिन हर दिन थोड़ा सा साहस उसे कम कर देता है। जब लड़की ने पहला कदम उठाया होगा तो वो ज़रूर डरी होगी, लेकिन वही पहला कदम सबसे ज़रूरी था, क्योंकि उसी से रास्ता खुला। इस कहानी से उम्मीद की ताकत भी समझ में आती है। अगर इंसान उम्मीद छोड़ दे तो वो जीते जी हार जाता है, लेकिन अगर वो सोच ले कि कल बेहतर होगा तो वो कोशिश करता रहता है। यही कोशिश धीरे धीरे जिंदगी बदल देती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर इंसान खुद को सम्मान नहीं देगा तो दुनिया भी उसे हल्के में लेगी। इसलिए अपने लिए खड़ा होना ज़रूरी है, चाहे सामने कोई भी हो। रिश्ता कभी गलत को सही नहीं बना सकता। नई सुबह का असली मतलब ये है कि इंसान अपने अतीत की कैद से बाहर निकल आए। वो ये समझ ले कि उसकी ज़िंदगी केवल एक घटना से तय नहीं होती। उसमें बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे सपने हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस पूरे भाग का सार यही है कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिंदगी खत्म नहीं होती। अगर इंसान सच को स्वीकार करे, सही रास्ता चुने, शिक्षा को महत्व दे, मदद मांगे, उम्मीद बनाए रखे और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखे, तो वो सच में अपने लिए नई सुबह ला सकता है। नई सुबह किसी आसमान से नहीं उतरती, उसे इंसान अपने फैसलों से बनाता है। और जब वो बन जाती है तो अंधेरा चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो हमेशा के लिए नहीं रहता। समय धीरे धीरे उसे पीछे छोड़ देता है और यही से जीवन की असली समझ शुरू होती है। क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि कोई भी कठिन घड़ी स्थायी नहीं होती, तब उसके भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। यही ताकत उसे संभालती है, उठाती है और आगे बढ़ने का साहस देती है। इस सीख का मतलब केवल इतना नहीं है कि दुख खत्म हो जाएगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि दुख के बाद भी जीवन चलता रहता है और चलने का नाम ही जीवन है। जब किसी के साथ बुरा अनुभव होता है तो मन भारी हो जाता है, सोच उलझ जाती है और भविष्य धुंधला लगने लगता है। उस समय ऐसा महसूस होता है जैसे रास्ता बंद हो गया हो, लेकिन सच ये है कि रास्ता बंद नहीं होता, बस हमारी नज़र उस पर नहीं जाती। जब मन दुख में होता है तब वो केवल दर्द देखता है, संभावना नहीं देख पाता। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है अपने मन को शांत करने की, अपने आप से ये कहने की कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं असहाय नहीं हूँ और मैं पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ हूँ। जीवन की बड़ी सच्चाई ये है कि हर इंसान के हिस्से में संघर्ष आता है। कोई भी पूरी तरह बिना कठिनाई के नहीं जीता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई संघर्ष से टूट जाता है और कोई उसी से मजबूत बन जाता है। मजबूत बनने का मतलब ये नहीं कि वो कभी रोया नहीं या उसे तकलीफ नहीं हुई। मजबूत बनने का मतलब ये है कि उसने तकलीफ को अपनी अंतिम पहचान बनने नहीं दिया। उसने तय किया कि वो अपने अनुभव से सीखेगा और खुद को बेहतर बनाएगा। इस सीख में आत्मविश्वास की बहुत बड़ी भूमिका है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता,
ये भीतर से पैदा होता है। जब इंसान खुद से वादा करता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो खुद को छोड़कर नहीं भागेगा, तब धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और हर छोटा कदम मायने रखता है। चाहे वो पढ़ाई में ध्यान लगाना हो, कोई नया कौशल सीखना हो, या बस रोज सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत करना हो। यह छोटी आदतें मिलकर बड़ी ताकत बनती हैं। ये भी समझना जरूरी है कि दुख के समय इंसान को सहारे की जरूरत होती है। सहारा हमेशा बड़ा नहीं होता। कई बार एक सच्ची बात, एक भरोसे भरी नज़र या एक शांत साथ भी बहुत काम आता है। इसलिए समाज में आपसे जुड़ाव जरूरी है। अगर हम एक दूसरे की सुने और एक दूसरे को समझे तो कई लोग टूटने से बच सकते हैं। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हमें उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो महत्वपूर्ण है और उसकी पीड़ा को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। इस पूरे संदेश में धैर्य की भी हैसियत इस पूरे संदेश में धैर्य की भी अहमियत है। कोई भी घाव तुरंत नहीं भरता, उसे समय चाहिए होता है। जैसे शरीर के घाव को आराम और दवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही मन को भी देखभाल चाहिए होती है। मन को बार बार ये समझाना पड़ता है कि जो हुआ वो बीत गया, अब जो होगा वो मेरे फैसलों से तय होगा। धैर्य रखने वाला इंसान धीरे धीरे खुद को संभाल लेता है। नई शुरुआत का असली मतलब यही है कि इंसान अपने बीते हुए समय को अपने आने वाले समय पर हावी ना होने दे। यादें रहेंगी, पर उनका असर कम किया जा सकता है। जब हम अपने दिन को काम से भरते हैं, सीखने से भरते हैं, अच्छे लोगों से जुड़ते हैं, तब मन की ताकत बढ़ती है। खाली दिमाग दुख को बार बार दोहराता है, पर व्यस्त दिमाग आगे बढ़ने का रास्ता खोजता है। ये सीख जिम्मेदारी की तरफ भी इशारा करती है। हर व्यक्ति अपने जीवन का जिम्मेदार है। हालात हमेशा हमारे बस में नहीं होते, पर प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। अगर हम गलत अनुभव को नफरत में बदल दें तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, पर अगर उन्हें समझ ले बदल दें तो वही अनुभव हमें गहराई देता है। समाज की भलाई भी इसी सोच पर टिकी है। जब एक व्यक्ति अपने दर्द से सीख लेकर दूसरों की मदद करता है तो वो केवल दुख को नहीं बल्कि पूरे माहौल को बेहतर बनाता है। उदाहरण देकर जीना सबसे बड़ी शिक्षा होती है। शब्दों से ज्यादा असर कर्म का होता है। इस संदेश में आशा का स्थान सबसे ऊपर है। आशा का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बल्कि ये विश्वास कि मैं कोशिश करूंगा और धीरे धीरे सुधार आएगा। आशा हमें चलने की वजह देती है। बिना आशा के कदम रुक जाते हैं। इसलिए हर दिन अपने मन में थोड़ी सी उम्मीद जगाना जरूरी है। सच्ची ताकत भीतर की शांति से आती है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं तब बाहर की आवाज़ें हमें कम प्रभावित करती हैं। इसलिए आत्मचिंता जरूरी है। कभी कभी खुद के साथ बैठना, अपने विचार लिखना या किसी भरोसेमंद से खुलकर बातें करना मन को हल्का करता है। नई सुबह का अर्थ ये भी है कि हम दूसरों के लिए रोशनी बने। अगर हमने अंधेरा देखा है तो हमें ये पता है कि अंधेरे में कैसा लगता है। इसलिए हम किसी और को अकेला महसूस ना होने दें। यही एकीकरण की भावना है। जब हम सब मिलकर खड़े होते हैं तो कठिनाई छोटी लगने लगती है। अंत में यही समझ बनती है कि जीवन रुकता नहीं है, वो चलता रहता है और हमें उसके साथ चलना होता है। हार मान लेना सरल है, पर डटे रहना सच्ची जीत है। हर बीती रात ये सिखाती है कि अगली सुबह आएगी और हर नई सुबह ये याद दिलाती है कि हमें फिर से कोशिश करनी है। जब इंसान ये सब समझ लेता है तब उसका नजरिया बदल जाता है। वो डर को खुद पर राज नहीं करने देता। वो अपने आत्मसम्मान को संभाल कर रखता है। वो शिक्षा को महत्व देता है। वो अच्छे संबंधों को मजबूत करता है और अपने भविष्य को खुद आकार देता है। यही इस लंबे मोरल का सार है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, जीवन का द्वार बंद नहीं होता। अगर मन में विश्वास बचा रहे, अगर कदम रुके नहीं, अगर जुड़ाव बना रहे और अगर उम्मीद जिंदा रहे तो रोशनी लौटती है। और जब रोशनी लौटती है तो केवल रास्ता ही नहीं बल्कि सोच भी साफ हो जाती है। इसी साफ सोच के साथ इंसान अपने लिए नई दिशा बनाता है, नई पहचान बनाता है और अपने अनुभव को बोझ नहीं बल्कि मार्गदर्शक बना लेता है। यही सच्ची जीत है, यही असली बदलाव है और यही वो संदेश है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि वो खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। आगे बढ़ने की प्रेरणा का असली मतलब हमें रिया की जिंदगी से समझ में आता है, क्योंकि उसने जो सहा वो आसान नहीं था, फिर भी उसने रुकना नहीं चुना, उसने चलना चुना। जब घर का माहौल उसके लिए भारी हो गया, जब उसे लगा कि अब यहाँ रही तो उसके पिताजी उसे बेच देंगे और उसका भविष्य बर्बाद हो जाता, तब उसकी दूसरी माँ अदिति ने उसको वहाँ से भगा दिया और उसको अपने रखे हुए गहने दिए।
तब उसकी माँ अदिति ने वो किया जो हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है और कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम अपनी जिंदगी खुद बनाओ। ये पल सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक नई दिशा की शुरुआत थी। इस घटना से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए जगह बदलनी पड़ती है। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर रिया रुक जाती तो शायद उसकी जिंदगी वही थम जाती। लेकिन उसने माँ के भरोसे को अपनी ताकत बनाया। उसने उन गहने को सिर्फ पैसों की तरह नहीं देखा, उसने उन्हें माँ की विश्वास की निशानी माना और तय किया कि वो उस भरोसे को टूटने नहीं देगी। रिया जब नए शहर पहुंची, सब कुछ अनजान था, ना अपना घर, ना पहचान, ना कोई सहारा। शुरुआत में उसे डर लगा, उसे लगा कि क्या वो सच में ये सब कर पाएगी। लेकिन यही वो समय था जब उसे खुद को साबित करना था। उसने छोटे कमरे में रहना स्वीकार किया, उसने कम खर्च में जीना सीखा, उसने अपने समय को बांटना सीखा। सुबह को पढ़ाई, शाम को पार्ट टाइम काम और रात को फिर से किताबें। यही उसकी दिनचर्या बन गई। यहाँ से एक बड़ी सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे हो, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता निकल ही आता है। रिया के पास बहुत साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास सपना था और सपना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। जब सपना साफ हो, इंसान थकता जरूर है पर रुकता नहीं। रिया की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि परिवार का भरोसा कितनी बड़ी ताकत होता है। अदिति माँ ने जो गहने दिए वो सिर्फ सोना नहीं था, वो त्याग था, वो आशीर्वाद था, वो ये संदेश था कि बेटी तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दूर से ही सही। ये भाव रिया को हर कठिन दिन में संभालता रहा। जब भी उसे लगता कि वो हार जाएगी, उसे माँ की याद आती, तुम पढ़ना मत छोड़ना, बस आगे बढ़ना। आगे बढ़ने की प्रेरणा ये भी कहती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है पर सोच बड़ी होनी चाहिए। रिया ने बड़े सपने देखे पर उसने उन्हें पूरा करने के लिए छोटे कदम उठाए। उसने हर दिन थोड़ा पढ़ा, हर दिन कुछ नया सीखा, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। यही छोटे कदम मिलकर उसे आगे ले गए। इस कहानी से ये भी समझ आता है कि खुद पर भरोसा धीरे धीरे बनता है, पहले दिन ही आत्मविश्वास नहीं आता। कई बार रिया भी रोई, कई बार उसे घर की याद आई, कई बार उसे लगा कि सब छोड़कर वापस चली जाए। लेकिन हर बार उसने खुद को समझाया कि अगर आज लौट गई तो माँ का त्याग बेकार हो जाएगा। यही सोच उसे संभालती रही। आगे बढ़ने की प्रेरणा में मेहनत का बहुत बड़ा स्थान है। फिर रिया ने आराम को पीछे रखा, उसने समय की कदर की, उसने दोस्त भी बनाए पर उसने अपनी सीमा समझी। उसने अपने लक्ष्य को कभी नजर से ओझल नहीं होने दिया। यही फोकस इंसान को भीड़ से अलग करता है। ये भी सीख मिलती है कि इंसान को अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए। रिया ने अपने अतीत को बोझ बनाकर नहीं ढोया, उसने उसे अपनी ताकत बनाया। उसने सोचा कि एक दिन वो इतना मजबूत बनेगी कि किसी और लड़की को ऐसी स्थिति में भागना ना पड़े, वो उसके लिए कुछ करेगी। यही सोच उसे और मेहनत करने की प्रेरणा देती रही। रिया की कहानी में एक और बात साफ है कि मदद मांगना गलत नहीं है। उसने जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ शिक्षकों से पूछा, उसने काम ढूंढने में लोगों की सलाह ली, उसने अकेले सब कुछ करने की जिद नहीं की। इससे हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी ये है कि हम सही समय पर सही मदद लें। समय बीतता गया और धीरे धीरे रिया की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी पढ़ाई पूरी होने लगी, उससे अच्छा काम मिलने लगा और सबसे बड़ी बात ये कि उसे खुद पर गर्व होने लगा। उसने महसूस किया कि अब वो वही डरपोक लड़की नहीं रही जो हालात से भाग रही है। अब वो अपने पैरों पर खड़ी थी। जब वो पहली बार अपनी कमाई से माँ के लिए कुछ लेकर गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद आया वो दिन जब माँ ने अपने गहने उतारे थे। अब वो दिन था जब बेटी अपने सपनों को सच बनाकर लौट रही थी। ये पल बताता है कि त्याग कभी खाली नहीं जाता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस पूरे मॉरल का सार यही है कि आगे बढ़ने की प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उठती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।